नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज खबरों की दुनिया में लाइट, कैमरा और एक्शन वाली राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। देश के कुछ डिजाइनर नेता अपने अपने एजेंडे के तहत पूर्व सैनिक की खुदकुशी को लेकर चारों दिशाओं में राजनीतिक दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण खबर 14 महीने की एक बच्ची से जुड़ी हुई है, जो पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हो गई है और इस बच्ची के परिवार के 4 लोग इस हमले में मारे गए हैं। मोर्टार के छर्रे लगने की वजह से 14 महीने की इस बच्ची की नसें फट गई हैं। ये खबर बताती है कि पाकिस्तान किस तरह बॉर्डर के आसपास रहने वाले भारतीय लोगों पर अमानवीय हमले कर रहा है। इस बीच जी न्यूज की टीम बॉर्डर के इलाकों से वहां के मुश्किल हालात का ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रही है। आप इसे जी न्यूज के पत्रकारों द्वारा बॉर्डर का इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर जाएंगे और वहां के हालात के बारे में आपको बताएंगे। इस सीरीज के तहत हम आपको जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के आसपास के इलाकों का हाल लगातार बता रहे हैं। आज हम इस रिपोर्टिंग के दायरे को और फैलाएंगे और पंजाब के गुरदासपुर में भी भारत और पाकिस्तान की सीमा का इंस्पेक्शन करेंगे। हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में बॉर्डर से लगे इलाकों में बहुत जोखिम और खतरे के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये रिपोर्टिंग अपने आप में एक बॉर्डर डायरी है और इस डायरी के हर पन्ने को आपको पढ़ना चाहिए। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी को देश के डिजाइनर नेताओं ने लाइट, कैमरा और एक्शन और वोट वाली राजनीति में बदल दिया है। इस खुदकुशी पर देश के कई नेता खुद को खुशी देने वाली राजनीति कर रहे हैं। ये एक तरह की डिजाइनर राजनीति है और ऐसी राजनीति करते हुए ये नेता न्यूज चैनल्स के कैमरों की संख्या, पत्रकारों के जमावड़े और लाइव टेलीकास्ट करने वाली ओबी वैन्स की संख्या का खास ख्याल रखते हैं। आज पूर्व सैनिक रामकिशन का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया और इस मौके पर कई राजनेता भी रामकिशन के गांव पहुंचे थे। हमें लगता है कि संवेदना व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर खुदकुशी में भी नेता अपनी राजनीतिक खुशी ढूंढने लगेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा। इस मामले में ऐसा ही हुआ है। आज तमाम न्यूज चैनल्स भी इस खबर की रिपोर्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये डिजाइनर राजनीति ही देश की सबसे जरूरी खबर हो, लेकिन हमें लगता है कि ये एक चिंताजनक खबर है, क्योंकि ये राजनीति के नैतिक पतन की तरफ इशारा करती है। हम सैनिकों और देश के आम लोगों के हित में इस खबर का विश्लेषण आज जरूर करेंगे। और आज हम जर्मनी में प्रदूषण को पटरी से उतारने वाली एक आधुनिक ट्रेन का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलती है। हमें उम्मीद है कि यह विश्लेषण भारतीय रेल को और ज्यादा स्वच्छ और इको फ्रेंडली बनने की प्रेरणा देगा। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन मार्च में हंगामा शुरू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को कार के अंदर ही रहने को कहा। बाद में उन्हें तुगलक रोड थाने ले जाया गया। राहुल ने पीएम से मांग की है कि रामकिशन के परिवार के साथ दिल्ली पुलिस ने जो सलूक किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये काम प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, मगर पुलिस स्टेशन में उनके साथ गलत बर्ताव किया गया है। अपॉलॉजी आनी चाहिए कि ये सही नहीं हुआ, इनको ठीक से अरेस्ट नहीं करना था, बस ये बात है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल को हिरासत में लेने का विरोध किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ उनकी भिड़ंत भी हुई। कल भी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 बार राहुल गांधी को हिरासत में लिया था। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर खुदकुशी करने वाले रामकिशन ग्रेवाल के बारे में एक अहम खुलासा हुआ है। जी न्यूज को भिवानी में रामकिशन के गांव में पड़ताल के बाद पता चला है कि रामकिशन को सरपंच बनाने में कांग्रेस का समर्थन मिला था। जी न्यूज को पता चला है कि रामकिशन पर लाखों रुपए का कर्ज भी हो चुका था और कर्ज लौटाने के दबाव के चलते वे परेशान रहते थे। वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे। इससे पहले आज भिवानी के बामला गांव में रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा बीजेपी के स्थानीय सांसद भी मौजूद थे। रामकिशन के मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी।
पुलिस ने रामकिशन के सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से जांच कराने का भी फैसला किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और उसे इसका करारा जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर से ये प्रण लेते हैं कि हम इस प्रॉक्सी वॉर का हटकर सामना करेंगे और आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। हम सभी एकजुट खड़े होकर बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव से परे अपने वीर जवानों की भांति पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ गुमराह लोग स्कूलों को जलाकर कश्मीरी बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान में तैनात अपने 8 राजनयिकों को वापस बुला सकता है। पाकिस्तान के मीडिया में उनका नाम और तस्वीरें आने के बाद भारत सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला ले सकता है। भारत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। We completely reject the baseless and unsubstantiated allegations made by Pakistan against certain officials of the Indian High Commission in Islamabad. The government categorically denies those allegations. दिल्ली में अपने राजनयिक महमूद अख्तर के पकड़े जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने बदले की भावना के तहत 8 भारतीय राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारतीय राजनयिक बलूचिस्तान और सिंध में आतंकी गतिविधियों का समर्थन कर रहे थे। साथ ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ साजिश रचने में भी शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 8 कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक कर दिए थे। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने हैं। चीन की सेना ने कल लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में मनरेगा के तहत बनाई जा रही एक सिंचाई नहर का काम रुकवा दिया। चीन की सेना के 55 जवानों ने आक्रामक ढंग से काम रोकने को कहा। इसके बाद सेना और आईटीबीपी के करीब 70 जवान वहां पहुंचे। चीन का कहना है कि वहां कोई भी काम करने से पहले उसकी इजाजत लेना जरूरी है, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि रक्षा परियोजनाओं को छोड़कर किसी भी तरह के काम के लिए चीन की इजाजत की जरूरत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सेना और आईटीबीपी के जवान अब चीन की सेना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हालांकि सेना के सूत्रों का कहना है कि गतिरोध जैसे हालात नहीं है और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस इलाके में 2 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। उस वक्त भी मनरेगा की परियोजना को लेकर विवाद हुआ था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जीएसटी टैक्स की रेट का ऐलान कर दिया। अगले साल लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की 4 दरों पर सहमति बनी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5, 12, 18 और 28% के स्लैब पर सहमति बनी है। जरूरी इस्तेमाल की चीजों पर सबसे कम 5% टैक्स लगेगा, जबकि लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी के अलावा सेस भी लगाया जाएगा। सोने पर टैक्स रेट का फैसला अभी नहीं हुआ है। सिंगल रेट वुड बी हाईली इन्फ्लेशनरी कि जिस आइटम पे 7% लग रहा है उसको हम 12% कर दे। ऑल द कांग्रेस फाइनेंस मिनिस्टर्स स्ट्रांगली सपोर्टेड इन वन वॉइस द प्रपोजल व्हिच वी हैव कम आउट विद। सरकार ने तय किया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल 50% उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। खाद्य सुरक्षा कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है। तमिलनाडु और केरल राज्य ऐसे थे जहां ये अभी तक लागू नहीं था, लेकिन 1 नवंबर से इन दोनों राज्यों में भी खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया है। मोदी सरकार की सत्ता संभालते वक्त ये कानून सिर्फ 11 राज्यों में लागू था। करीब 2.5 सालों में बाकी बचे 18 राज्यों में इसे लागू किया गया। अब एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करके और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी गरीब को जो है कोई शिकायत नहीं हो और जो सही व्यक्ति है उसको राशन 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 किलो मोटा अनाज जो है मिलेगा। खाद्य सुरक्षा कानून का फायदा देश के 81 करोड़ 34 लाख लोगों को मिलेगा। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं मिलेगा, जबकि चावल 3 रुपए प्रति किलो। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी पर हर महीने सरकार 11,726 करोड़ रुपए खर्च करती है। सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया को 1 दिन के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया है, यानी 24 घंटे तक एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण नहीं होगा। जनवरी में हुए पठानकोट हमले की कवरेज को लेकर ये कार्रवाई की गई है। 9 नवंबर को एनडीटीवी इंडिया 24 घंटे के लिए ऑफ एयर रहेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से बनाई गई अलग अलग मंत्रालयों की समिति ने एनडीटीवी इंडिया पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। समिति के मुताबिक पठानकोट हमले के दौरान चैनल ने सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दिखाई थी। समिति
समिति के मुताबिक चैनल ने एयरबेस में मौजूद हथियारों, लड़ाकू विमानों, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और हेलीकॉप्टर के बारे में भी बताया। आतंकियों के हैंडलर इन जानकारियों का इस्तेमाल कर न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बल्कि आम लोगों और सैनिकों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। चैनल को जनवरी में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आतंकी हमले की कवरेज के लिए न्यूज चैनल को ऑफ एयर करने को कहा गया है। डीएनए में मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि बच्चे कहीं के भी हों, वो रोते हुए या मरते हुए अच्छे नहीं लगते। अब हम एक ऐसी भावुक खबर का विश्लेषण करेंगे जो देश की किसी भी मां का कलेजा छलनी कर देगी और कोई भी पिता इस खबर को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा। मैं 14 महीने की एक मासूम बच्ची की बात कर रहा हूं जिसका नाम है परी। परी भारत की एक बहादुर बेटी है, लेकिन आज इस बेटी को आप सबकी दुआओं की जरूरत है। कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे सीमा पर अशांत माहौल के बीच पाकिस्तान भारत के निर्दोष नागरिकों पर हमले कर रहा है। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग से पिछले 2 दिनों में 2 बच्चों और 4 महिलाओं सहित 8 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 14 महीने की परी को भी पाकिस्तान की बर्बरता से गहरे जख्म मिले हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ये बच्ची अपने भाइयों के साथ भैया दूज मनाने जा रही थी और तभी अचानक पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। सिविलियन इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हुई इस फायरिंग में इस बच्ची के दोनों भाइयों की जान चली गई और उसके परिवार के 2 अन्य लोग भी मोर्टार हमले में मारे गए, जबकि मोर्टार के छर्रे लगने की वजह से 14 महीने की इस बच्ची की नसें फट गईं। इस बच्ची की रीढ़ की हड्डी सहित शरीर के कई हिस्सों में काफी चोट आई है। परी की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसका ऑपरेशन करना पड़ा, हालांकि उसकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। इस बीच जी न्यूज की टीम भी लगातार खतरनाक हालात में रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे संवाददाता पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के बीच बॉर्डर से तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त राजनीतिक उठापटक से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता दी जा रही है। देश के डिजाइनर नेता अपने अपने एजेंडे के तहत चारों दिशाओं में राजनीतिक दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि खबरों की दुनिया में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण खबर 14 महीने की इस बच्ची से जुड़ी हुई है। ये खबर देखते हुए आप भी इस बच्ची की सलामती के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के किसी भी नेता के पास इस बच्ची या बॉर्डर पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए या फिर वहां के सिविलियंस के लिए भी वक्त बिल्कुल नहीं है। कोई भी बाप रो पड़ेगा। इस छोटी सी बच्ची का पूरा शरीर पाकिस्तान के जख्मों से छलनी हो चुका है। आज जिस पीड़ा से ये मासूम गुजर रही है, उसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांबा सेक्टर में रामगढ़ के रंगरूर गांव पर गिरे पाकिस्तानी गोलों ने इस बच्ची की हंसती खेलती जिंदगी को जख्मों से भर दिया। भाई दूज था उस दिन। परी की दोनों बुआ अपने बेटों के साथ घर आई थी। नन्ही परी भाइयों को टीका लगाने जा रही थी। तभी परी के घर के आंगन में एक मोर्टार गिरा और इस परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। ये तो बहुत क्या, अब तो हमारे से बोला भी नहीं जा रहा है। सारा परिवार ही हमारा खत्म हो गया जैसे। पाकिस्तान की फायरिंग में परी के दोनों भाई हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए।
बुरी तरह से घायल दादाजी और एक बुआ की भी मौत हो गई। परी की दूसरी बुआ, माँ और पापा भी जख्मी हैं। सिर्फ 14 महीने की है परी। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिंदगी की जंग लड़ रही है। माँ बेसुध है, कुछ बोल नहीं पाती। मामा मामी सहित दूसरे रिश्तेदार साथ में हैं। मामी सिर पर हाथ फेरती है तो परी चौंक कर आंखें खोल देती है, जैसे पूछना चाहती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और अपने देशवासियों से भी चाहते हैं वो भी प्रार्थना करें हमारी परी के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। परी कभी इधर देखती है, कभी उधर। 2 दिन हो गए परी का बुधवार की सुबह डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है। डॉक्टर कहते हैं परी के शरीर के अंदर की नसें फट गई हैं। पीठ पर लगे छर्रे शरीर के अंदर घुस गए हैं और परी की आंतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसको पेट में शेल लगे थे और उसकी वजह से इंटेस्टाइन में 3 जगह इसके सुराख हुए थे, जो हमने बंद किया और अल्टीमेटली हमें एक पोर्शन इंटेस्टाइन का बाहर निकालना पड़ा ताकि उसकी हीलिंग अच्छी हो पहले से। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है और ये पाकिस्तान की बड़ी कहना चाहिए हैवानियत है कि वो सिविलियन एरिया के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो है उनके जख्मी हो रहे हैं, जैसे ये परी है। इसी तरीके से 2 छोटे बच्चे वो टीके वाले दिन अपनी माँ के साथ आए हुए थे और वो वहाँ पर ननिहाल में थे, वो उनकी डेथ हो गई है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये बिल्कुल इंसानियत का कत्ल है जो पाकिस्तान कर रहा है। सचमुच पाकिस्तान एक रॉक स्टेट है और हमारी सभी की दुआएं हैं कि वो ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। कहते हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है और आज परी को पूरे देश की दुआओं की जरूरत है। सांबा से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, अगर आप उन सभी धर्मों का सार ढूंढेंगे तो आपको इंसानियत शब्द सबसे ऊपर मिलेगा। लेकिन यह बहुत दुखद स्थिति है कि पाकिस्तान एक ऐसी सोच वाला देश बन चुका है जहां की फिजाओं में हैवानियत का जहर फैल चुका है। 14 महीने की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान की यही सोच जिम्मेदार है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि परी नामक इस बच्ची को आपकी दुआओं की जरूरत है और पाकिस्तान को भारत के प्रहार की जरूरत है। इस दिशा में देश के सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति या संप्रदाय के हों या किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हों, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों। दुर्भाग्य की बात यह है कि फिलहाल हमारे देश की कोई भी पार्टी और किसी भी पार्टी के नेता इस बारे में कुछ सोच नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में सरहद पर हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कैसे करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स की साहसिक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। यकीन मानिए, पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे मोर्टार्स के बीच खड़े होकर रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसलिए आज मैं आपको भारत और पाकिस्तान की उस सरहद पर लेकर चलूंगा जहां से पाकिस्तान के आतंकवादी कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। मैं पंजाब से सटी सरहद की बात कर रहा हूं जहां बीएसएफ के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए जी न्यूज़ की टीम बॉर्डर के इलाकों से वहां के मुश्किल हालात का ऑन द स्पॉट विश्लेषण कर रही है। आप इसे जी न्यूज़ के पत्रकारों द्वारा बॉर्डर का एक इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर जाएंगे और वहां के हालात के बारे में आपको बताएंगे। और ये एक बहुत ही मुश्किल असाइनमेंट है किसी भी रिपोर्टर के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए। ये मुश्किल तो है ही, साथ ही खतरनाक भी है, क्योंकि ऐसी असाइनमेंट्स में कभी भी जान भी जा सकती है। इस सीरीज के तहत हम आपको जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के आसपास के इलाकों का हाल लगातार बता रहे हैं और आज हम इस रिपोर्टिंग के दायरे को और फैलाएंगे और पंजाब के गुरदासपुर में भारत और पाकिस्तान की सीमा का इंस्पेक्शन करेंगे। हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में
बॉर्डर से लगे इलाकों में बहुत जोखिम और खतरे के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आज के इस विश्लेषण से पहले आपको पंजाब में पाकिस्तान से सटे इलाकों के बारे में कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए, वो हम पहले आपको बता देते हैं। पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा करीब 553 किलोमीटर लंबी है। पंजाब के 6 जिलों के 135 गांव ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत पास हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए आतंकवादी अक्सर नदियों और नालों का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी, तवी नदी, झेलम नदी और कठुआ और पंजाब के मध्य में रावी नदी पाकिस्तान को भारत से जोड़ती है और इन्हीं नदियों को अपना रास्ता बनाकर वहां के आतंकवादी अक्सर भारत में घुसपैठ करते हैं। पंजाब में पाकिस्तान से सटे इलाकों में घुसपैठ करने के लिए आतंकवादी अक्सर रावी नदी का इस्तेमाल करते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के मुल्तान के करीब चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई करीब 720 किलोमीटर है। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों ने भी घुसपैठ के लिए रावी नदी का ही सहारा लिया था। और आपको बता दूं कि नदी के सहारे घुसपैठ के लिए अक्सर आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना के कैंप्स में पानी में रहने और तैरने की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके लिए ऐसे आतंकवादियों को चुना जाता है जिनका पानी में रहने का स्टेमिना काफी ज्यादा होता है। ऐसे आतंकवादी ठंडे से ठंडे, गर्म से गर्म और गहरे से गहरे पानी में लंबे वक्त तक अपनी सांसें रोक सकते हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में बीएसएफ के जवानों के लिए 24 घंटे और 365 दिन पेट्रोलिंग करना कितना मुश्किल काम है। इसके बावजूद हमारे जवान बिना किसी से शिकायत के वहां पर डटे हुए हैं। आपने नोट किया होगा, हमारे जवान कभी भी किसी से भी कोई शिकायत नहीं करते, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और उनका सीना हमेशा गर्व से चौड़ा रहता है। इसलिए आज हमने खास आपके लिए सरहद का ये इंस्पेक्शन किया है। दुश्मन शिकार हम शिकारी, इसी मंत्र के साथ भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तैनात भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ के जवान 24 घंटे और 365 दिन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए सरहद की रखवाली करते हैं और उफ तक नहीं करते। इसलिए जी न्यूज आपको गुरदासपुर में भारत और पाकिस्तान की सरहद पर लेकर आया है ताकि आपको एहसास हो सके कि यह काम कितना मुश्किल है। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से भारत की पश्चिमी सरहद अशांत है। सरहद के उस पार पाकिस्तान से सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर बेइंतहा गोलाबारी हो रही है। ऐसे ही सरकंडों और जंगलों में घात लगाकर बैठे स्नाइपर सुरक्षा बलों और बेकसूर नागरिकों की जान ले रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि एलओसी और इंटरनेशनल बाउंड्री, जो शब्द आपने बार बार सुने होंगे, उनके बीच में क्या फर्क है। इंटरनेशनल बाउंड्री और एलओसी दोनों ही जगह कानून कैसे बदलते हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जिन्हें कहते हैं वो कैसे बदलते हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्री को गार्ड करना भी कितना मुश्किल है। हालांकि इस किस्म की फेंसिंग लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बीच में गैप्स हैं और उन गैप्स को संभाले रखना, उनकी चौकसी करना कितना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त पाकिस्तान अपना रक्त चरित्र दिखा रहा है, निर्दोष नागरिकों पर हमला करके अपनी कायरता के सबूत दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान की सरहद फिलहाल शांत है। इसकी एक बड़ी वजह है यहां बीएसएफ की मौजूदगी, जो पाकिस्तान की एक एक हरकत पर कड़ी नजर रखती है। देखिए, ऐसा है कि जम्मू के रीजन में काफी दिन से, तकरीबन आज एक 12वां दिन है, और फायरिंग और शेलिंग ये कंटिन्यूसली वहां चल रही है। और वहां के हालात को देखते हुए हमने अपने ट्रूप्स को हाई अलर्ट पे कर रखा है जी सर। और अपना डोमिनेशन प्लान हमने इस हिसाब से बनाया है कि राउंड द क्लॉक
एरिया जो है कंप्लीट एरिया डोमिनेशन में रहे। जो नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवर नालाज, जैसे वहाँ पे चिनाब नदी है और काफी बड़ी बड़ी नाले हैं वहाँ पे। हमारे पास रिवर रावी जो है बिल्कुल आपके पीछे के इलाके में है, रिवर रावी का है उसके आगे के इलाके में। और जो नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हैं ये इसमें नाले और जो छोटे छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें डोमिनेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने सरहद से सटे कई इलाकों का दौरा किया क्योंकि हम करीब से जानना और समझना चाहते थे कि इन इलाकों में तैनाती को इतना मुश्किल क्यों कहा जाता है। जम्मू से लेकर पंजाब तक भारत और पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ रावी नदी बहती है, लेकिन वो कई जगहों पर सीमा के इस पार और उस पार आती जाती रहती है। और दरअसल रावी का इस तरह से क्रिस क्रॉस करना यानी सीमा के अंदर आना और वापस पाकिस्तान की तरफ जाना सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां पैदा करता है। जैसे ये जगह आसपास के पूरे इलाके में फेंसिंग है, लेकिन इस इलाके में फेंसिंग करना बहुत बड़ी चुनौती है। रावी नदी हर बार फेंसिंग तोड़ती है और इसलिए यहां पर इस तरह से लोकल लेवल में मेकशिफ्ट व्यवस्था की जाती है फेंसिंग लगाने की। भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। अगर आप देख पाए तो वो जो पेड़ों का झुरमुट नजर आ रहा है उसके आगे जो टीन का शेड है वो दरअसल पाकिस्तानी मोर्चा है। भारतीय मोर्चे रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर दोनों तरफ है। ये वही रावी नदी है जिसका सहारा लेकर पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिशें करते रहते हैं। पिछले वर्ष पंजाब के गुरदासपुर में हमला करने वाले आतंकवादियों ने भी इसी रावी नदी के सहारे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था। ऐसे इलाके जहां नदी नाले बहते हैं वहां पेट्रोलिंग करना आसान नहीं है। इसके बावजूद बीएसएफ के जवान हर रोज सरहद पर दुश्मनों के साथ साथ प्रकृति से भी जंग लड़ते हैं। हमने काफी करीब से इन मुश्किल चुनौतियों को देखा और आपके लिए उसका विश्लेषण किया। धीरे धीरे सूरज छिपता जा रहा था और एक अजीब सी खामोशी सरहद पर हावी होती जा रही थी, लेकिन हम देर रात तक रुककर आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहते थे जब बीएसएफ के जवान घनघोर अंधेरे में भी अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। हम इस वक्त बॉर्डर फेंसिंग लाइन पर खड़े हुए हैं। दरअसल बॉर्डर फेंसिंग लाइन सरहद पर, एग्जैक्ट सरहद पर नहीं होती, इंटरनेशनल बाउंड्री पर नहीं होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 400 मीटर पीछे होती है। हमारी इस बॉर्डर फेंसिंग लाइन के पीछे वहां पर फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। फ्लड लाइट्स का ये सिलसिला होता है जो एक तरह से कि ये डिफेंस है, रात को नजर रखने की भी बात है। अभी एक पेट्रोलिंग निकल रही है और हम उसके साथ हैं और इस पेट्रोलिंग का काम है कि पूरी रात पूरे एरिया पर नजर रखना कि कहीं कोई स्मगलर, कोई आतंकवादी या कोई घुसपैठिया इस लाइन को ब्रीच करके देश में घुसने की भारत में कोशिश ना करे। अब आपको भी इस चीज का अंदाजा होगा कि ये इलाका, आप दरअसल सबसे पहले खड़े हुए हैं जी, पहली लाइन ऑफ डिफेंस आप ही हैं और हालात आप जानते हैं कि इस समय क्या है जी सर। उसमें आपको जब आप रात को पेट्रोलिंग पर निकलते हैं तो आपको एहसास होता है इस चीज का कि आप ही पहली लाइन है? हमें इस चीज का कोई एहसास नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है सर। हमारे पीछे जो इतनी पब्लिक होती है वो हमारे सहारे से है, तो हमें इस चीज का कोई नहीं कि हमें भी एक गर्व है कि हम भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हमें इस चीज का बहुत गुरूर है हमारे अंदर। इस दौरान हम उस बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी गए जहां बीएसएफ में शामिल महिला दस्ता दुश्मनों की तरफ नजरें गड़ाए बैठा था। मैं इस वक्त एक बॉर्डर आउटपोस्ट पर हूं। हमारे साथ भानुमति और करमजीत कौर है। खूब अंधेरा है चारों तरफ और जो दिन में आपको दिखाया था रावी नदी और इंटरनेशनल बाउंड्री, वही चारों तरफ वही इलाका है। हमसे तकरीबन 10 गज आगे रावी नदी बह रही है। यहाँ पर इन्हें इस एलएमजी के जरिए एरिया को डोमिनेट भी करना है, किसी किस्म के इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ या किसी भी हरकत को भी चेक करना है। चारों तरफ घुप अंधेरा है। सर्चलाइट की मदद से इनको लगातार इस अंधेरे में नजर भी रखनी है।
ये काम धीरे धीरे और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अब यहाँ फॉग, इस इलाके में कोहरा एक बहुत बड़ी समस्या होती है और होता है, और खासतौर पर सर्दियों के समय में। और अब कोहरे का वक्त शुरू हो चुका है और आगे कम से कम 2 महीने 3 महीने तक, फरवरी तक यहाँ पर कोहरा रहता है, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सबसे बड़ी समस्या होती है। इन तस्वीरों को देखकर आपको कम से कम इस बात का अंदाजा जरूर हो गया होगा कि सीमा पर रखवाली करने के लिए कितना मजबूत कलेजा होना चाहिए। जय श्रीमान। जय। खूब अंधेरी रात है, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन उन्हीं आवाजों के बीच में यहाँ पर जो संतरी खड़ा हुआ है, जो सिपाही खड़ा हुआ है, उसको सुननी पड़ती है वो आहट जो किसी दुश्मन की होती है, और अंधेरे में भी उसको दुश्मन को पहचानना होता है, उसको रोकना होता है, क्योंकि यहाँ पर खड़ा हुआ हर सिपाही ये बात जानता है कि इस दीवार की, जिसने देश की रक्षा की हुई है, भारत की रक्षा की हुई है, वो पहली ईंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही है। हमने दिन में से शुरू किया था, इस समय रात हो गई है, लेकिन दिन और रात के बीच में ये चौकसी इसी तरह राउंड द क्लॉक जारी है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। कैमरामैन दीपेंद्र उदय के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, गुरदासपुर। तो आपने देखा ये विशेष सीरीज बॉर्डर के इलाकों से हमने आपके लिए की है, और इस वक्त जी न्यूज़ के कई संवाददाता बॉर्डर के इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं, और वहां से वो लगातार आपको अपनी रिपोर्ट्स भेजते रहेंगे, और ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी, ताकि आप ये जान सकें कि बॉर्डर के इलाकों में रहना कितना मुश्किल है, और बॉर्डर पर आप सबकी रक्षा के लिए हमारे जवान कैसे हालात में रहते हैं।